बारे मामले में जो भी बताएंगे मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उन्हीं के पास सारी सूचनाएं हैं। मेरे पास जो कुछ मैंने कहना था मैं कह चुका। कोई और विषय पर आपने अगर पूछना है तो पूछो। कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा, और लाना मुझे आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर समय है प्राइम टाइम का। तो आज के जो प्राइम टाइम में खबरें हिस्सा बनी है उनमें मुख्य है मनोहर लाल और अनिल विज में अगर ये कहें कि नूह के दंगे के बाद जो तकरार चली है, जिसमें अनिल विज ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, तो विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे। और इसके साथ साथ उन खबरों पर भी चर्चा करेंगे जो आज मुख्य हैं। तो प्राइम टाइम में खबरों पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज देश और प्रदेश की क्या विशेष खबरें थी। तो सबसे पहले नज़र उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी की है और राहुल संसद में पहुंचे हैं। संसद सदस्यता बहाल होते ही राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो बदल दिया है और लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको ध्यान होगा कि जब उनको हटाया गया था तो उन्होंने अपना ट्विटर पर चेंज कर दिया था। मणिपुर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि सदन में चर्चा हो। और हरियाणा का जो नूह, जिसमें शांति बहाली के प्रयास पूरी तरह जारी हैं। कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं डीसी और एसपी वहां कर इस समय पूरी तरह सक्रिय हैं शांति बहाली के लिए। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है। पंचायती राज संस्थाओं की एक बैठक थी बीजेपी के नेताओं की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गाँव की अनदेखी की और गाँवों को नज़रअंदाज किया। और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का चौथा दिन चल रहा है। हिंदू पक्ष ने खंडित मूर्तियों के मिलने का दावा किया है। और एक खबर क्रिकेट से कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे को हरी झंडी मिल गई है। शहबाज सरकार ने इस टीम पर मोहर लगा दी है। तो अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात अपने हरियाणा की, और हरियाणा में बात शुरू करेंगे नूह से। मेवात का नूह जिला ब्रिजमंडल यात्रा पर हमले के बाद जो हिंसा की वारदातें हुई थी, उनको लेकर अब माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। जिला प्रशासन, वहाँ के डीसी और वहाँ के एसपी पूरी तरह सक्रिय हैं कि दोबारा अशांति ना हो जाए और शांति का माहौल बना रहे। पिछले 2 दिनों से किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई मामला वहाँ से सामने नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर तनाव की कुछ खबरें हैं, लेकिन ये तनाव खाली केवल सोशल मीडिया में नहीं है, ये तनाव सरकार में भी है। हालांकि सरकार ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन शुरू किया था, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो बुलडोजर रुक गया है। लेकिन इस मामले को लेकर जहां एक तरफ सरकार यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर जवानी हमले कर रहे हैं, तो राज्य सरकार के बीच में भी ये जवानी वार कम नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री, जिन्हें गब्बर सिंह कहा जाता है, अनिल विज, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में जो कुछ भी पूछना है मुख्यमंत्री से पूछिए। यानी कि अनिल विज ने ये कह दिया कि मुझसे क्या पूछते हो, जो पूछना है सीएम से पूछो। वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनके पास जो जानकारी थी वो पहले ही बता चुके हैं। गौरतलब है कि अनिल विज ने सीआईडी के इनपुट को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। वैसे आपको बता दें कि अनिल विज और मनोहर लाल जी में, यानी कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में, इस सीआईडी को लेकर एक बार पहले भी बड़ी रार चली थी और वो रार निपटी थी दिल्ली में। और उस रार निपटने के साथ ये हुआ था कि सीआईडी रिपोर्ट करेगी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन अब क्योंकि मामला बड़ा हुआ है, तो अनिल विज ये कह रहे हैं कि एक तो उन्हें हिंसा के बारे में जो जानकारी मिली थी वो 3 घंटे बाद मिली थी। दूसरी अनिल विज की नाराज़गी ये है कि उन्हें जानकारी पुलिस ने नहीं दी थी, उन्हें जानकारी आम नागरिक ने दी थी। इससे पहले, यानी कि जिस नागरिक ने उन्हें जानकारी दी, उससे पहले उनके पास हिंसा का कोई इनपुट नहीं था। आपको ये भी बता दें, एक बड़ी चर्चा रही है कि सीआईडी के इंस्पेक्टर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये कहा था कि उन्होंने बड़े पुलिस के अधिकारियों को जानकारी पहले ही भेज दी थी। और अगर वो जानकारी पहले भेजी गई थी तो क्या सीआईडी की जो इंस्पेक्टर ने जानकारी दी, अगर उसके आधार पर कार्रवाई होती तो शायद हिंसा ना होती। लेकिन अब विज साहब नाराज जरूर हैं। विज साहब ने ये कहा है, एक सोशल साइट पर चल रहा था कि नूह हिंसा से संबंधित तमाम जानकारी मुख्यमंत्री जी के पास है।
जो भी पूछना है उनसे पूछ लीजिए। आपको ये बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में, यानी कि जो अनिल विज के बीच में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में सीआईडी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, पहले भी विवाद हुआ था। आपको ये भी बता दें कि पिछली जब सरकार थी, पहली योजना थी मनोहर लाल जी की, उस योजना के अंदर अनिल विज जी के पास केवल स्वास्थ्य मंत्रालय था, लोकल बॉडीज़ था। लेकिन जब सरकार दूसरे टर्म की आई तो उनके पास जो मुख्य मंत्रालय हुआ वो गृह मंत्रालय हुआ, और गृह मंत्रालय के अधीन सीआईडी को रखने को लेकर 3 साल पहले विवाद हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाद में सीआईडी जो दिल्ली दरबार से आदेश हुए उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के अधीन चली गई, लेकिन अब एक बार फिर इसी सीआईडी को लेकर खींचतान सामने आ रही है। वैसे नूह में जो हिंसा हुई, इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं फेलियर तो प्रशासन जो था, जो वहाँ पे पहले पुलिस के बड़े आला अधिकारी थे या चाहे वो गुप्तचर विभाग के लोग हो, कहीं ना कहीं उनमें आपस में तालमेल नहीं था और कहीं कुछ कमियां तो ज़रूर थी। अगर कोई जांच होगी तो शायद वो सामने भी आएंगी। खैर, बहरहाल नूह की हिंसा तो थम गई है। वहाँ जो माहौल बना था, वहाँ उस माहौल को जिला का पुलिस और प्रशासन इस समय का, यानी कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया और वहाँ के जो डीसी हैं खटखड़ा साहब, लोगों के बीच में जाकर के उसको सुलझा रहे हैं। और इस बीच जो पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ और सभी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक करके उसमें सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जिन लोगों के नाम FIR में है, देखिए उस वीडियो को। अरेस्ट करने के लिए जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देके रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से। आप लोगों को अच्छे से रिक्वेस्ट मत करो जी, पता है, हमें ये पता जिम्मेदार ये आदमी है गाँव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात केस पे आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा। तो खैर, हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि जो मेवात, जहाँ पर कि गंगा जमनी तहजीब के बारे में जाना जाता रहा है, वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से शांत हो और ज़िंदगी पूरी तरह पटरी पर रहे। तो ये बात तो थी नूह की। और अब बात करते हैं सूरजकुंड की। सूरजकुंड, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, उनका अधिवेशन चल रहा है और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर अपना संबोधन दिया था। सूरजकुंड में चल रहे 2 दिवसीय बीजेपी के जो क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, उसका उद्घाटन करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब भी पहुंचे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आए और इसके साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता, बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मोदी साहब ने कहा कि देश अमृतकाल महोत्सव में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। PM मोदी ने ये भी कहा कि 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का जो काम शुरू किया था और पिछले 9 साल में देश में जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को ताकत दी गई है, 30,000 से भी ज़्यादा नई पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। मोदी साहब ने इस कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कि 4 दशक तक कांग्रेस को यह समझ नहीं आ पाया कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी ज़रूरी है। वैसे आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं को अलग स्वायत्त संस्था देने का जो काम शुरू हुआ था, वो राजीव गांधी जी के समय हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। खैर, राजनीति है तो राजनीति में दोषारोपण तो होगा ही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी 18,000 गाँवों तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी। ग्रामीणों को घर में नल और नल से जल तक नहीं पहुँच पाया था। कांग्रेस राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी कि 2014 से और 2024 आने वाला है, चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को काफ़ी मजबूती दी और उन्होंने 2047 का विजन बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आह्वान किया। और अब बात कांग्रेस के युवराज की। कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी, उनकी सदन में वापसी हो गई है। भले ही सत्ता पर आसीन बीजेपी विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरने से चूक रहा हो, लेकिन
विपक्ष बिल्कुल पीछे नहीं है। आज विपक्षी खेमे में खुशी का दिन रहा, उत्साह का माहौल रहा, मिठाइयों के दौर चले। आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक थी जिसके अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने सभी नेताओं को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोदी सरनेम के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, आप पहले से ही जानते हैं। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, ये भी ज्ञात है पहले से ही। गुजरात के हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी, ये भी पुरानी बात है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले सुनवाई में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। आज कांग्रेस युवराज यानी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। 137 दिन बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कैंपस में लगी बापू की प्रतिमा को प्रणाम किया। सदन में विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए जब राहुल गांधी पहुंचे। और अब राहुल गांधी भी विपक्ष के नेताओं के साथ नई जंग के लिए तैयार हैं। आज सोमवार था, मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह का जो बैठक थी, आखिरी सप्ताह है, वो आज फिर शुरू हुई और संसद में पूरी गर्माहट भी थी। विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीनी फंडिंग से माहौल को और गर्मा दिया। बीजेपी ने कहा कि नकली मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कुछ लोग। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, लेकिन हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। भाजपा नेताओं ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं सदन के बाहर और सदन के अंदर गर्म जो सियासी माहौल था, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस के वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा बिल पर कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है, दिल्ली सेवा बिल संविधान के खिलाफ है और दिल्ली में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब अफसरों की नियुक्तियों पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण हो जाएगा। वैसे जब लोकसभा में बिल रखा गया था तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को सुपारी की संज्ञा दी थी। कहा था कि कुछ सुपारी दलों को खुश करने के लिए विपक्ष के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। खैर, अब दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कहा है कि गृह मंत्रालय या गृह मंत्री वहाँ सुपर सीएम बनने की कोशिश में है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 साल तक देश में सुपर पीएम था, यानी कि निशाना साधा सोनिया और राहुल पर। खैर, बुलेटिन के आखिर में बात उस खबर की जो आपके बहुत मतलब की है। जल जीवन मिशन की जल गुणवत्ता प्रबंधन की सूचना प्रणाली से खुलासा हुआ है। पीआईबी की तरफ से पाइप युक्त जल कनेक्शन पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्वतीय राज्यों में सबसे साफ पीने का पानी उत्तराखंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आता है। आपको बता दें कि जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 3 अगस्त को इसे लोकसभा में रखा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतीय प्रदेशों में त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम का पानी सबसे दूषित पाया गया है। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 2087 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें 2022 और 2023 में 62.81 लाख से ज़्यादा नलों से आने वाले पानी के नमूनों को टेस्ट किया गया था। आपको ये बता दें कि हमारे हरियाणा का पानी बहुत बेकार है। 9,892 नमूने इसके अंदर दूषित पाए गए हैं। उत्तराखंड में 26,831 नलों में से जो सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 19,271 की जांच हुई और उनमें से मात्र 67 नलों का पानी दूषित मिला। अरुणाचल की बात करें तो 4,639 सैंपल लिए गए, उनमें से 13 दूषित पाए गए। मेघालय में 3,656 नमूनों में से मात्र 8 का पानी दूषित मिला। इन आंकड़ों में बात चौंकाने वाली यह है कि शहरों से ज़्यादा गंभीर स्थिति गाँव में है, जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग पानी के लिए सीधे जल स्रोतों पर निर्भर हैं। पानी की सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। पहाड़ से ज़्यादा मैदानी गांवों की स्थिति खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम के घरों में जो पानी जा रहा है, यानी कि पाइपों से पानी जा रहा है, नल से पानी जा रहा है घर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा दूषित होता है। त्रिपुरा के 6,146 सैंपल में से 1102, मिजोरम में 26 और सिक्किम के 2,347 नमूनों में से 198 दूषित पाए गए हैं। यानी कि त्रिपुरा के हर 6ठे घर में दूषित पानी पिया जा रहा है। मिजोरम के ही 10वें घर में लोग दूषित पानी पी रहे हैं। सिक्किम के हर 12वें घर में लोगों को दूषित पानी मिल रहा है पीने के लिए। और हरियाणा की तो कहें क्या हालात अच्छे नहीं हैं। जल जीवन है और जल के बिना जीवन नहीं है। तो बेहतरी इसमें है कि हम आज पानी का संचय करें, पानी की व्यवस्था करें, पानी का ध्यान रखें और सरकारें अच्छा पेयजल घरों को जो हर घर नल और नल से जल प्रधानमंत्री जी ने आज बोला भी था सूरज कुंड में, तो सरकारें भी उस तरफ ध्यान दें। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हरियाणा
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 है इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूर।